Very good morning, good afternoon, good evening everyone. This is Avinash from Naveen Classes. हम लोग सीएमए फाइनल सीएफआर का वर्कबुक का एक एक इंडेस करके सॉल्व कर रहे हैं एंड आज के इस वीडियो में हम लोग इंडेस 116 ऑन लीजेस के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंस्टीट्यूट ने वर्कबुक में दिए हैं। मेरे हिसाब से तीनों क्वेश्चन ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है। और थर्ड क्वेश्चन जो सेल एंड लीज बैक पे है वो काफी बढ़िया है, तो एवरी वन मस्ट डू दैट क्वेश्चन। बट आई एडवाइज सेल एंड लीज बैक वाला क्वेश्चन करने से पहले एक बार सेल एंड लीज बैक का जो कॉन्सेप्चुअल हमारे कॉन्सेप्ट बुक से एक बार रीड कर लेना, सो दैट आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मेरे साथ कर सको। आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तीनों। ऑन 1st April 2021, Dell Limited signs a 4-year lease agreement for a property. Dell Limited signs a 4-year lease agreement for a property with annual lease payment of 16 lakhs. Annual lease payment 16 lakhs. Payable at the start of each year. Payable at the start of each year. फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 16 लाख, सेकेंड ईयर 16 लाख, थर्ड ईयर 16 लाख, फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में 16 लाख। बिगिनिंग में जाएगा, ध्यान से। हाँ, the contract stipulates that lease payment will increase annually based on changes in the consumer price index over the preceding 12 months। बोल रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के चेंजेस के साथ साथ हमारा हर साल का रेंट भी चेंज होगा। तो ये एक वेरिएबल लीज रेंट हो गया बेस्ड ऑन एन इंडेक्स एंड रेट। इंडेक्स 116 बोलता है अगर वेरिएबल लीज रेंट बेस्ड ऑन इंडेक्स एंड रेट है तो आप लोगों को उसको कंसीडर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग लीज पेमेंट और लीज लाइबिलिटी। आप जब लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो जो आज का इंडेक्स है उसके हिसाब से आपने आज का ले लिया। अब जैसे जैसे आगे इंडेक्स रेट चेंज होगा वैसे वैसे आगे की लीज लाइबिलिटी वगैरह आप रिकैलकुलेट करते चले जाओगे। As on 1/4/21 जिस दिन हमने लिया, CPI is 120 which has not changed for last 1 year। CPI आज के दिन 120 है, यानी ये जो आज 16 लाख का लीज रेंट कंफर्म हुआ है ये 120 की CPI पे कंफर्म हुआ है। अगर आगे जाके CPI चेंज होता है तो मेरा लीज रेंट भी चेंज होगा, तो हमको लाइबिलिटी को रीअसेस करते रहना पड़ेगा। मैं फ्यूचर के CPI आज कंसीडर नहीं करता हूं। आज का रेंट, आज का लीज लाइबिलिटी आज के CPI के बेसिस पे निकला हुआ है, उसको कैलकुलेट कर लूंगा। अब आगे जब CPI चेंज होगा तो हमें अपनी लीज लाइबिलिटी को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। The CPI has risen to 150 on 1st April 22। 2021-22 में सब कुछ नॉर्मल चला, 16 लाख के रेंट के हिसाब से सब चला। बट 2022-23 में यानी नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में CPI बढ़ के 150 हो गया। अगर CPI बढ़ के 150 हो गया तो मेरा लीज रेंट जो नेक्स्ट ईयर से इफेक्टिव होगा 16 lakhs डिवाइडेड बाई 120 इंटू 150। 16 lakhs डिवाइडेड बाई 120 इंटू 150, मेरा रेंट हो जाएगा 20 lakhs। मेरा रेंट हो जाएगा 20 लाख, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का। अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का 20 lakhs हो जाएगा। Dell Limited uses incremental borrowing rate of 8% per year and its corresponding discounting factor is given below in the table। आपको टेबल का डिस्काउंटिंग फैक्टर वगैरह दे दिया है। सर 4 साल का था, ये लोग 3 डिस्काउंटिंग फैक्टर क्यों दिया? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है, तो आज जो 16 लाख पे करोगे उसका तो फैक्टर 1 होगा क्योंकि वो 0 पॉइंट पे है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पेमेंट हो रहा है, इसीलिए आज के पेमेंट पे कोई अलग से डिस्काउंट रेट यूज नहीं होगा, वो 1 कंसिडर किया जाएगा। Dell Limited uses straight line depreciation on its PP based on the above detail account for lease in the books of Dell Limited। Dell Limited एसेट लीज पर ले रहा है, लेसी है, लेसी, ठीक है। लेसी तो ROU एसेट रिकॉर्ड करेगा और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा। तो इनिशियली ROU एसेट लीज लाइबिलिटी हम कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करेंगे, लीज लाइबिलिटी इंटरेस्ट ऐड करके पेमेंट होते चला जाएगा और ROU एसेट डेप्रिशिएट होते होते चला जाएगा। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब फर्स्ट ईयर का, ऑन 1/4/22 कंसीडरिंग द चेंज इन द CPI आपको करना है अकाउंट फॉर द लीज इन द बुक्स ऑफ डेल लिमिटेड। कब कब? नंबर 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड ऑन 1/4/22 जब नेक्स्ट ईयर हमारा CPI चेंज हुआ तो उसके कारण जो लीज लाइबिलिटी वगैरह का चेंजेस हुआ वो आपको निकाल के दिखाना है। चलिए चलते हैं आंसर टू क्वेश्चन 9। आंसर टू क्वेश्चन 9, सबसे पहले मैं 2021-22 की बात करूंगा। 21-22 कंप्यूटेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ROU एसेट।
जो 16 लाख इनिशियली पे हो रहा है वो आप लीज लाइबिलिटी में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। आप चाहो तो 16 लाख को लीज लाइबिलिटी में रिकॉर्ड नहीं करके इनिशियली ही पेमेंट भी दिखा सकते हो। तो मैं लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, ₹16 लाख। चलो ऐसे दिखा देता हूं, इजी रहेगा आपके लिए शायद। ईयर लीज पेमेंट्स, डिस्काउंटिंग फैक्टर, अमाउंट। ईयर 0 1 2 3, 0 लिया क्योंकि आज इनिशियली पेमेंट हो रहा है। 16 लाख, 16 लाख, 16 लाख, 16 लाख। आप आज वाले पेमेंट को अलग से भी कर सकते हो, मैं अलग से भी कर सकता हूं, मैं एक साथ भी कर सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। 16 लाख, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, 0.9259, 0.8573, 0.7938। तो आप इसको एन्युइटी फैक्टर यूज करके भी कर सकते हो फटाफट, आप इसको ऐसे लिख के भी कर सकते हो। वन 481,440, 1371680, 1270080। तो 16 लाख प्लस 14,81,440 प्लस 1371,680 प्लस 1270,080, ये टोटल आ गया 57,23,200। मैं जर्नल एंट्री पास कर सकता हूं। जर्नल एंट्री 1421, ROU एसेट अकाउंट डेबिट 57,23,200 टू लीज लाइबिलिटी 57,23,200। इसी दिन पेमेंट हो जाएगा तो लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप ये दोनों एंट्री को मर्ज भी कर सकते हो, अकॉर्डिंगली लीज लाइबिलिटी कम हो जाएगा 16 लाख रुपए से। अब 31 मार्च 22 को फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अगर मैं करूं 57,23,200 माइनस 16 लाख 41,23,200 इंटू 8%, इंटू 8%, 329,856। ये इंटरेस्ट पीएल में चला जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वो एंट्री आप पास कर लेना। अभी कुछ पेमेंट नहीं होगा, काम खत्म हो गया। तो मेरा लीज लाइबिलिटी ऑन 31 मार्च 22, वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी 44,53,056, 44,53,056। ये जर्नल एंट्री होगा फर्स्ट ईयर का। आप पीएल टू इंटरेस्ट की एक और एंट्री पास कर सकते हो और लीज लाइबिलिटी का बैलेंस आ गया। अब नंबर 2, 1422, CPI increases to 150. So, lease rent applicable for year 2 to 4 as of now is equal to 16 लाख बाई 120 इंटू 150, 20 लाख, 20 लाख। तो अब मेरा वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी 20 लाख इंटू 1 जो आज पेमेंट करना है, फिर 20 लाख इंटू एक साल का हो गया 0.9259 और 2 साल का फैक्टर हो गया 8573। तो 1 प्लस 0.9259 प्लस 0.8573 इंटू 20 लैक्स, ये आ गया 55,66,400। मेरी पुरानी लाइबिलिटी थी कैरिंग अमाउंट ये, बट एज पर चेंज इन दी सीपीआई मेरा नया लीज लाइबिलिटी ये होना चाहिए। तो लीज लाइबिलिटी शैल बी इंक्रीज्ड बाय
shall be increased by 55, 66, 400 minus 44, 53, 56. Lease liability shall be increased by 11, 13, 344. Journal entry. ROU asset account debit to lease liability. ROU asset account debit to lease liability. ROU asset का कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा और लीज लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा. अब इसके बाद 20 लाख का पेमेंट होगा लीज लाइबिलिटी टू बैंक, फिर इंटरेस्ट वगैरह जैसे चल रहा था वैसे चलेगा. तो आप वो एंट्री करना चाहते हो तो कर सकते हो 1422 को लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 lakhs. ये भी क्योंकि 1422 को होगा इसीलिए कर रहा हूं. क्वेश्चन बोला है 1422 का एंट्री पास करके दो. 1422 का तो जैसे जैसे मेरा सीपीआई चेंज होगा मेरा लीज रेंटल का वैल्यू भी चेंज होते चला जाएगा एंड अकॉर्डिंगली मुझे अपने लीज लाइबिलिटी को रीमेजर करना पड़ेगा. जो भी लीज लाइबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा आरओयू एसेट पे. एक बार आप चेक कर लो. सेकेंड ईयर में 20 लाख कैसे पे करना है फर्स्ट डे पर, फिर थर्ड ईयर का फर्स्ट डे पर, फिर फोर्थ ईयर का फर्स्ट डे पर. तो आज पे करेंगे तो उसका डिस्काउंट फैक्टर हो गया 1, फिर 1 साल बाद पे करना है 20 लाख, फिर 2 साल बाद पे करना है 20 लाख. तो अकॉर्डिंगली डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करके मैंने लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लिया. अगर आप इंस्टीट्यूट का आंसर चेक करोगे तो सबसे पहले 57,23,000 अपना भी कुछ ऐसा ही आया. टू लीज लाइबिलिटी टू बैंक 4123 जो मेरा आया था आफ्टर माइनस करने के बाद 16 लाख. उन्होंने कंबाइंड एंट्री पास कर दी, हमने अलग अलग एंट्री पास कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 5723 आया उसके हिसाब से उन्होंने एंट्री पास कर दिया. आगे चलता हूं. आगे बोला गया एसेट को डेप्रिशिएट. ओके, एसेट का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं किया, वो हमें करना चाहिए था, ये मेरे से छूट गया. डेप्रिसिएशन टू आरओयू एसेट. 4 साल का लीज है तो 4 साल में हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे 57,23,200 डिवाइडेड बाई 4. ये मेरे से छूट गया. एसेट को भी तो डेप्रिशिएट करना है, मैंने सिर्फ लाइबिलिटी की अकाउंटिंग की, एसेट का डेप्रिसिएशन छूट गया, ये करना चाहिए. 14,30,800 ये हो गया 14,30,800. फिर इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज आया 3,30,000, अपना भी 3,30,000 के हिसाब से कुछ आया है. फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर में चलेगा, ये तो इस साल का हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर में चले गए तो 20 लाख के हिसाब से 55,67 कुछ होना चाहिए, अपना भी 55,67 कुछ आ रहा है. तो इसके कारण लीज लाइबिलिटी इंक्रीज करना होगा 11,14,000 समथिंग, हमारा भी 11,14,000 समथिंग आ रहा है. हमने जर्नल एंट्री किया आरओयू एसेट टू लीज लाइबिलिटी 11,14,000 एंड फाइनली लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक. इन्होंने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया. मैं बोलता हूं राउंड ऑफ वगैरह आपको नहीं करना चाहिए, आप अपने नॉर्मल पूरे फिगर्स में लिख किया. तो जैसे मैंने पूरे फिगर्स में लिखा है आप भी ऐसे ही लिखिए, आप राउंड ऑफ वगैरह ना करें. एक बार आप ये 2 मिनट का टाइम लेकर पूरा सोल्यूशन अपने हिसाब से गो थ्रू कर लो. कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हो. गो थ्रू कर लो आप. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में.
डन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलता हूं। ये सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट पे क्वेश्चन है। अगर आप एसेट के लीज के साथ साथ कुछ और भी सर्विसेज वगैरह आपको मिल रही है तो लीज की अकाउंटिंग करते समय लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेट करना चाहिए। ये जो हम लोग सेपरेशन करते हैं ये करते हैं इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस ऑफ द टू कंपोनेंट्स। वैसे एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट भी है कि आप नहीं चाहो तो सेपरेट ना भी कर सकते हो, बट इन केस आपको क्वेश्चन बोले तो आपको हमेशा सेपरेट करना चाहिए अनलेस वो स्पेसिफिकली बोले कि उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज किया है। On 1st April 21, Jet Limited entered into a 3-year lease agreement for a machinery. Lessor is responsible for maintaining the machinery during the lease term. Maintenance lessor करेगा। तो हमको वो मशीन दे दिया यूज करने के लिए और साथ साथ वो मेंटेनेंस सर्विस भी हमें प्रोवाइड करेगा। Total cost of the contract is 240 with Jet Limited, required to pay 80,000 annually starting from 31st March 22। 1st April 21 को इंटर किया, 80,000 करके 3 साल पे करना है ईयर एंड से, मतलब फर्स्ट ईयर एंड पे 80, सेकंड ईयर एंड पे 80, थर्ड ईयर एंड पे 80। जेट लिमिटेड सेपरेट्स लीज नॉन लीज कंपोनेंट फ्रॉम लीज कंपोनेंट इन इट्स अकाउंटिंग। अब यहां पे दो कंपोनेंट हो गए, एक एसेट का लीज और एक एसेट का मेंटेनेंस। एसेट का लीज हो गया लीज कंपोनेंट और एसेट का मेंटेनेंस हो गया नॉन लीज कंपोनेंट। इफ नेगोशिएटेड सेपरेटली the standalone price of the machinery lease will be 2 लाख and the standalone price of the maintenance services will be 50,000। आपको दोनों का standalone selling price बता दिया। तो ये जो 2 लाख और 50,000 का रेशियो है इसमें हम 80,000 के रेंट को डिवाइड कर देंगे। 80,000 में 2 लाख डिवाइडेड बाई 2,50,000 हो गया फॉर मशीन, 80,000 में 50,000 डिवाइडेड बाई 250 हो गया फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। जेट लिमिटेड इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इज 6% पर ईयर एंड आपको उसके बेसिस पे डिस्काउंट फैक्टर दे दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। जर्नल एंट्रीज पास करना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22। फर्स्ट ईयर का जर्नल एंट्रीज पास करना है। आंसर टू इलस्ट्रेशन 10। आंसर टू इलस्ट्रेशन 10। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। लीज कंपोनेंट की अकाउंटिंग इंड AS 116 के हिसाब से होगी। नॉन लीज कंपोनेंट मेंटेनेंस का सर्विस है तो हर साल सर्विस प्रोवाइड होगा, हर साल हम खर्चा रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। मेरा द टोटल लीज पेमेंट या द एनुअल लीज पेमेंट ऑफ ₹80,000 shall be bifurcated into lease and non-lease component in ratio of standalone selling price of two components. Standalone selling price of two components. So payment for lease component ₹80,000 into 2 lakhs, which is for the machinery, divided by 250. 80 is for the total thing, 250 is for the total thing। 2 लाख मशीनरी का है तो रेशियो में 80,000 इंटू 2 लाख बाई 2,50,000, ये आ गया 64,000। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस सर्विस ₹80,000 into 50,000 by 250, 16,000। 16,000। अब कंप्यूटेशन ऑफ लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी इज इक्वल टू 64,000 का लीज रेंट है इंटू एन्युइटी फैक्टर। एन्युइटी फैक्टर दिया हुआ है, तीनों को ऐड कर लो ना, 0.9434। 3 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 8900 8396। 0.9434 8900 8396, ये हो गया 2673 इंटू 64,000, 1,71,072। 171,072। तो मैं जर्नल्स करूंगा। ROU एसेट अकाउंट डेबिट
1421 टू लीज लाइबिलिटी 171072 31st March 22 interest account debit to lease liability 171072 into 6% 10264 ये 171072 into 6%. लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लीज के लिए पेमेंट हो रहा है 64,000. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आरओयू एसेट, 3 साल के लिए लिया है ना, तो 171072 डिवाइडेड बाई 3 57,024. ये दोनों खर्चे पीएल में चले जाएंगे. मैं एंट्री कर रहा हूं पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन. एक काम करता हूं, मेंटेनेंस वाला करने के बाद कर देता हूं ना. मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेंटेनेंस के लिए हर साल आप 16,000 पे कर रहे हो और ये तीनों खर्चे पीएल में डाल दो. पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन टू मेंटेनेंस. ये एंट्री नहीं भी करोगे चलेगा. हाँ, ये बचपन में करनी पड़ती थी, अब आप बड़े हो गए हो. 10264 57024 16,000 83 टू 88 83 टू 88. तो हमने लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को अलग अलग कर लिया. लीज कंपोनेंट लीज लाइबिलिटी की तरह अकाउंट फॉर हो गया. नॉन लीज कंपोनेंट मेंटेनेंस का खर्चा है, जैसे जैसे मेंटेनेंस सर्विस मिलेगा वैसे वैसे अकाउंट फॉर कर लेंगे. आप आराम से ये आंसर चेक कर सकते हो. 171072 64 और 16. फिर उसके बाद आरओयू एसेट टू लीज लाइबिलिटी, फाइनेंस कॉस्ट टू लीज लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी टू बैंक, डेप्रिसिएशन टू आरओयू एसेट. उसके बाद जो खर्चा है वो खर्चा मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैक. इन्होंने वो पीएल वाला एंट्री नहीं किया. हम भी नहीं चाहे तो नहीं भी करे चलेगा. मैंने आपको दिखा दिया है, नहीं भी करोगे चलेगा. 2-5 मिनट का टाइम लेकर प्लीज आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो हम लोग थर्ड इलस्ट्रेशन में बढ़ेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट, जरूर से करना है.
डन। अब आइए क्वेश्चन 11। दिस इज अ गुड क्वेश्चन और मैं बोलूंगा सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल देख के जाना चाहिए बिफोर एग्जाम। सेल एंड लीज बैक की गाइडेंस पर है। एसेट बेचा और बेचकर वापस लीज पर ले लिया। जो सेलर लेसी है, सेलर लेसी जिसने एसेट बेचकर वापस लीज पे लिया, उसने एसेट बेचा लीज पर वापस ले लिया, तो एक जगह उसने जो एसेट बेचा उसको डी रिकॉग्नाइज करेगा, बट दूसरी जगह वो आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि जो एसेट लीज पर लिया वो बुक्स में हम फिर रिकॉर्ड करते हैं एज एन आरओयू एसेट। जब आप आरओयू एसेट रिकॉर्ड करोगे तब ध्यान देना है, आरओयू एसेट को आप रिकॉर्ड फेयर वैल्यू पर नहीं करोगे, आरओयू एसेट को रिकॉर्ड करोगे कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शनेट वैल्यू पर, जिसको मैं आपको वापस याद दिलाऊंगा अच्छे से। जो बायर लेसर है, बायर लेसर उसके लिए सारी चीज सिंपल है, उसने एसेट खरीदा और उसके बाद फिर लीज पे दिया, तो लीज ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज जो है उसके हिसाब से वो अकाउंटिंग कर लेगा। मेन सेलर लेसी की अकाउंटिंग है जिस पर ध्यान देना है। On 1st April 2021, P Limited sells machinery to Q Limited for 30 lakhs. Okay. The machinery has a fair value of 28 lakhs. Fair value 28, बेचा 30 लाख में। मशीन का वैल्यू चल रहा है फेयर वैल्यू 28 लाख, हमने 30 लाख में बेच दिया, तो 2 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको सामने वाले से, 2 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है। कैरिंग अमाउंट ऑफ 12 lakhs बिफोर द सेल, मशीन का कैरिंग अमाउंट बुक्स में 12 लाख चल रहा है। This sale satisfies the performance obligation under Ind AS 115, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। Simultaneously, P and Q Limited enter into a lease agreement where P Limited retains the right to use the machinery for 5 years. वापस P लीज पे ले लिया एसेट को और 5 साल उस एसेट को लीज पर यूज करेगा, तो ये राइट रिटेन हो गया, 5 साल तक एसेट को यूज करने का राइट हो गया, जो राइट आपने रिटेन कर लिया। P Limited agrees to pay 5 लाख एनुअली एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 5 लाख करके पेमेंट करेगा हर साल। The lease has an implicit interest rate of 10% and the present value of the payment is 19 lakhs. अगर आप निकालोगे 10% करके 5 साल का ये निकालोगे तो 19 लाख आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 1.1 डिवाइड 1 2 3 4 5 जीटी कर रहा हूं इंटू 5 लाख, मेरा 18,95,393 आ रहा है, विच इज क्लोज टू 19 लाख। इन्होंने 19 लाख उसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। बेस्ड ऑन द गिवन डिटेल्स पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी एंड क्यू ऑन 1st April 21, सिर्फ बोल रहा हूं ऑन 1st April 21, 1st April 21 यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, सेल एंड लीज बैक का ट्रांजैक्शन हुआ सिर्फ उस दिन। अब सुनना ध्यान से, 28 लाख का जो फेयर वैल्यू था एसेट का उसको 30 लाख में बेचा, यानी सामने वाले से 2 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये जो पी लिमिटेड को 2 लाख रुपया क्यू से एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये एक्चुअली एक लोन है, जो लोन वो लीज पेमेंट जो पेमेंट करेगा ना उसके अंदर रीपे करेगा। यानी जो 5 लाख करके फ्यूचर में रीपे कर रहा है ना, वो हो सकता है नॉर्मल लीज रेंटल से ज्यादा हो, क्योंकि ये 2 लाख रुपया आज एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आज क्यू लिमिटेड 2 लाख रुपया तुमको एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो जब लीज पेमेंट भी तुमसे डिजाइन करेगा ना, तो वो भी उसमें 2 लाख रुपया को कवर कर लेगा विद इंटरेस्ट। तो ये जो 2 लाख रुपया आज पी को ज्यादा मिल रहा है, पी के लिए एक लोन लायबिलिटी है, लोन लिया उसने क्यू से और क्यू ने एक लोन दिया है पी को, तो हमको इस 2 लाख रुपए को भी अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी जो फ्यूचर में आप 19 लाख टोटल पेमेंट करोगे, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लायबिलिटी है, इस 19 लाख के अंदर 2 चीज है, 2 लाख रुपए का लोन लायबिलिटी है और 17 लाख रुपए का है जो आप लीज पेमेंट्स करोगे। ये हो गया सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आज 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिला है, तो ये 2 लाख रुपया वापस देना भी तो पड़ेगा। तो जो हम 19 लाख रुपया दे रहे हैं उसके अंदर 2 लाख रुपया लोन का प्रीपेमेंट करना है और 17 लाख रुपया पेमेंट करना है लीज लायबिलिटी का। तो मैं सबसे पहले यही लिखूंगा क्वेश्चन 11, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड ₹28 lakhs, जबकि सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन सोल्ड ₹30 lakhs. So additional ₹2 lakhs received from Q Limited shall be treated as क्यों, क्या बेवकूफ है जो आपको 2 लाख रुपया ऐसे ही दे देगा? वो फाइनेंस कंपनी है, वो बहुत तेज है। shall be treated as loan liability in books of P Limited and loan asset in books of Q Limited. In books of
लोन असेट इन बुक्स ऑफ क्यू लिमिटेड, ये रिकॉर्ड करेगा लोन लाइबिलिटी की तरह, वो रिकॉर्ड करेगा लोन असेट की तरह। अब नंबर 2 पी लिमिटेड, पी लिमिटेड रिकॉर्ड करेगा, देखो जर्नल एंट्री 1421 को अच्छे से, बैंक अकाउंट डेबिट, आज पी लिमिटेड को पैसा मिल रहा है कितना रुपया, 30 लाख। आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट, बस यही ध्यान से करना है, इसकी वैल्यू ध्यान से। 2, एक मशीन बेचा, 2 मशीन, मशीन का कैरिंग अमाउंट था 12 लाख, तो जब डी रिकॉग्नाइज होगा 12 लाख पे होगा। 2 लीज लायबिलिटी, जो टोटल 19 लाख पेमेंट करना है, उस 19 लाख में 2 लाख तो लोन हो गया, 19 लाख मतलब आज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी, उसमें 2 लाख का लोन है, 17 लाख का लीज लायबिलिटी है। टू लोन लायबिलिटी 2 लाख रुपया। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, जो हमने पोर्शन ट्रांसफर किया है, हमने मशीन बेचा है, 5 साल का राइट रिटेन कर लिया, बाद बाकी ट्रांसफर कर दिया, तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा वो। जब आप आरओयू एसेट को रिकॉर्ड करोगे ना, आरओयू एसेट को 17 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करोगे जो आपका लीज लायबिलिटी है, आरओयू एसेट रिकॉर्ड होगा बेस्ड ऑन दी प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट, क्योंकि आप अपने बुक्स में 12 लाख पे एसेट दिखा रहे थे, अब वही एसेट को कुछ साल तक आप और यूज करोगे, 5 साल तक, तो आपका जो वैल्यू निकलेगा वो कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे निकलना चाहिए। 12 लाख रुपया मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल एसेट है, जिसका आज के दिन फेयर वैल्यू है 18 लाख, और मैंने जो पोर्शन रिटेन किया है उसका फेयर वैल्यू है 17 लाख। ये हो गया फेयर वैल्यू ऑफ पोर्शन रिटेन्ड, फेयर वैल्यू ऑफ पोर्शन रिटेन्ड, ये हो गया फेयर वैल्यू ऑफ मशीन, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन। तो 12 लाख कैरिंग अमाउंट है, टोटल 28 लाख की मशीन का, मैंने 17 लाख का पोर्शन रिटेन किया है, रिटेन फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, तो मेरा यहां वैल्यू आना चाहिए 7,28,571, 728,571। तो मेरा प्रॉफिट लॉस आ जाएगा 30 लाख प्लस 728,571 माइनस 12 लाख माइनस 17 लाख माइनस 2 लाख, ये आ जाएगा 628,571, 628,571। अब ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं, देखो कैसे, देखो ध्यान से देखो, मैं सिर्फ ट्रांसफर्ड पोर्शन की बात कर रहा हूं, ट्रांसफर्ड पोर्शन। सेल हम रिकॉर्ड करते हैं वो पोर्शन का जो हमने सेल कर दिया है, प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करते हैं वो पोर्शन का जो हमने सेल कर दिया है। सेल वैल्यू 28 लाख रुपया टोटल वैल्यू है, जिसमें 17 लाख लाइबिलिटी अलग से रिकॉर्ड कर लिया लीज का, तो उस पोर्शन का, जो पोर्शन मैंने ट्रांसफर किया उसका फेयर वैल्यू 11 लाख, एंड कैरिंग अमाउंट 12 लाख पूरे 28 लाख का है, तो 11 लाख का कैरिंग अमाउंट क्या है, 12 लाख डिवाइडेड बाई 28 इंटू 11, 4,71,429। तो 4,71,000 का जो एसेट है वो मैंने 11 लाख में बेचा, वो मैंने 11 लाख में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट 628,571, मेरा प्रॉफिट 628,571। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा गलती करेगा वो ये है, वो ये आरओयू एसेट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा उस पर गलती करेगा। डन है बात। अब जो 5 लाख आप फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हो हर साल, वो 5 लाख को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर लेना, पेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ लोन। वो 5 लाख 2 पार्ट में पेमेंट हो रहा है, थोड़ा सा लीज लाइबिलिटी का अमाउंट है, थोड़ा लोन का अमाउंट है। 5 लाख इंटू 2/19 ये लोन का पोर्शन हो गया, 5 लाख इंटू 17/19 ये लीज लाइबिलिटी का पोर्शन हो गया। मेरे को सिर्फ 1421 का एंट्री करने बोला, इसीलिए मैं इतनी सी एंट्री करूंगा। तो 30 लाख रुपया आया, आरओयू एसेट रिटेन कर लिया प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट पे, 2 मशीन हटा दिया 12 लाख रुपए पे, लीज लायबिलिटी 17 लाख, 2 लाख का लोन लायबिलिटी, एंड बैलेंस मेरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दी मशीन। तो जितना पोर्शन मैंने ट्रांसफर किया उसका प्रॉफिट मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। क्यू लिमिटेड क्या एंट्री करेगा, क्यू लिमिटेड मशीन परचेज कर रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट 28 लाख, लोन असेट अकाउंट डेबिट जो 2 लाख का वो लोन दिया है पी को 2 लाख, टू बैंक अकाउंट 30 लाख। अब वो आगे जो एसेट लीज पर दे रहा है वो ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज की तरह बाइफरकेट करके रिकॉर्ड कर लेगा। मुझे सिर्फ 1422 का एंट्री बोला है, तो मैं 1421 का एंट्री कर रहा हूं खाली, जिस दिन का बोला है।
आगे जो क्यू लिमिटेड है ऑपरेटिंग लीज है तो ऑपरेटिंग लीज की तरह अकाउंटिंग कर लेगा, रेंटल इनकम की, फाइनेंस लीज है तो फाइनेंस लीज की तरह अकाउंट फॉर कर लेगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को रिकॉर्ड कर लेगा और एसेट को डीरिकॉग्नाइज कर देगा। ये आप एक बार चेक कर लीजिए, सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, अच्छी तरीके से दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट, राइट ऑफ यूज एसेट अकाउंट डेबिट, इन्होंने वापस राउंड ऑफ कर दिया है टू मशीन, टू लीज लाइबिलिटी, टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, टू प्रॉफिट ऑन सेल। 6,30,000 हमारा 6,28,000 समथिंग आ रहा है, वो इन लोग राउंड ऑफ कर दिया इसीलिए प्रॉब्लम है। Right of use asset will be measured as the right retained in proportion of previous carrying amount. 17 divided by 28 into 12, हमने भी यही किया है, 17 by 28 into 12 ये हो गया। एंड गेन जो आ रहा है 6.3 लाख वो उसके ऊपर है जो राइट हमने ट्रांसफर कर दिया, 28 लाख में बेचा, ये 28 लाख में 17 लाख तो लीज का है, बैलेंस 11 लाख जो पोर्शन ट्रांसफर किया उसका है, उस पोर्शन का कैरिंग अमाउंट से माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। वो रिकॉर्ड करेगा मशीन अकाउंट डेबिट, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर बोला इट विल देन अकाउंट फॉर द लीज यूजिंग नॉर्मल लेसर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आप चेक कर लीजिएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ये सॉल्व करवा दिया है, आप ये अच्छे से देख सकते हैं। जरूर एक बार सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट को रीड कर लेना बिफोर यू डू दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।